गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो टॉपिक को नोट करेंगे। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्लक्स? फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक वाटर पाइप है जो किसी पर्टिकुलर मोटर से कनेक्ट है या किसी भी वाटर सोर्स से कनेक्ट है। जैसे मैं डायग्राम वाइज आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर आपने एक पाइप लिया, ठीक है। अब वाटर वेलोसिटी कहां डिनोट करेंगे? डायरेक्शन। मीन्स यहां पर सेकेंड इस पर्टिकुलर पार्ट से कुछ ना कुछ वाटर वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कुछ ना कुछ वाटर यहां से बाहर आ रहा है। तो जो वाटर रेज यहां पे काउंट होगी, द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो और दैट इज क्रॉस्ड दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, ये टीएस एरिया है। तो दिस पार्ट इज कैलकुलेट या कॉल्ड एज वाटर फ्लक्स। इसे क्या नाम देंगे अपन यहां पे? वाटर फ्लक्स। ठीक है। तो यहां पर इस एग्जाम्पल के बेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने का ट्राई किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कॉमन सरफेस एरिया रख दीजिए और उस सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करवाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। तो एक डायग्राम के बेस पे मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, यहां पर आपने कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया है, ओके। और एक एरिया वाइज एक पार्ट, एरियल पार्ट यहां पे रख दिया। इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। आपको पता है किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर यूनिट डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन होती है। तो यहां पर इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा? यहां पर होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा? यहां पर। तो जैसा कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब मैंने इस पर्टिकुलर ब्लॉक को उसके जस्ट क्रॉसिंग पॉइंट पे रख दिया, मतलब क्रॉस कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पार्ट से गुजरना और जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेक्शन से गुजरेगी उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करेंगे। एंट्रिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और आउटर फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उनकी जो नंबर्स होगी, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो एंट्रिंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस ब्लॉक से जो बाहर निकल रहा है उसको एग्जिट फ्लक्स का नाम देंगे। तो एंट्रिंग फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव काउंट होता है और एग्जिट फ्लक्स यहां पर पॉजिटिव काउंट होता है, ओके। तो बेटा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेक्शन से पास होगी वह पार्ट आपको क्या डिनोट करवाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या डिनोट करवाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर तो आपको जो पॉइंट दिया गया है वो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर आपने कंप्लीट प्लेट को रखा है। इसका मतलब E वेक्टर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों क्या हो रही? सेम हो रही। इसका मतलब दोनों अगर यहां पे पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री आएगी। बट अदर केस की बात करें कि सर यहां पर जो प्लेट्स रखी गई है उसे आप थीटा एंगल पे सेट कीजिए, ओके।
अब मैंने प्लेट्स को धीरे धीरे क्या किया बेटा, डाउन किया, मतलब किसी एंगल पे डिनोट किया। ठीक है, मैंने इस प्लेट्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिनोट किया है, जो इस डायरेक्शन में। तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, इसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां थी, यहां पे थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ ये एंगल बनाएगा थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा डिनोट कर रहा है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। इन दिस केस यहां पर एंगल क्या है, थीटा। तो जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फॉर्मूला होता है बेटा ई ए कोस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक, और इसका जो सेकेंडरी पॉइंट है वो देखिए आप, फाई बराबर ए बी कोस थीटा से ये क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा से क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। तो यहां पर तीन केस आते हैं। थीटा एंगल पे, जब थीटा एंगल हो तब तो फॉर्मूला लगेगा ई ए कोस थीटा। क्या आएगा बेटा, ई ए कोस थीटा। सेकंड केस की बात करें, जब आपके पास आपने प्लेट को, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, प्लेट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रखा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां निकला, इधर। इसका इस केस का रिलेशन है कि E पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, और थीटा की वैल्यू यहां पर 0 डिग्री आई। जब थीटा की वैल्यू यहां पर 0 डिग्री आई है तो इसका मीनिंग क्या होगा, सर फाई की वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डर में होगी, और मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसे बोलेंगे अपन EA। इसका मतलब यहां पर प्लेट को परपेंडिकुलर रखने पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी प्लेट से, प्लेट्स एरिया से क्रॉस होके, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर उसी प्लेट को मैं पैरेलल सेट कर देता हूं, यहां पर प्लेट को आपने क्या कर दिया बेटा, पैरेलल रख दिया। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और मैंने प्लेट को ऐसे सेट कर दिया। जब प्लेट इधर ऐसे सेट हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इधर है, एरिया वेक्टर कहां होगा। इसका मतलब इन दिस केस ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, और यहां पर थीटा की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री लेंगे, और 90 डिग्री लेने पर आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो फाई मिनिमम होगा, दैट इज 0। इसका जो कंप्लीट सिनेरियो है वो समझिए। जब सर प्लेट को परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रही है, और उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए 0 डिग्री लिया है। जब प्लेट को आप पैरेलल रख रहे हो तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है तो अपन थीटा 90 लेंगे, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए फाई मिनिमम क्या हो गया, 0। तो यहां पर नंबर ऑफ 3 फॉर्मूलाज आपको काम में लेने हैं। थीटा एंगल के केस में ई cos थीटा या ई डॉट ए लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकेंड, जब थीटा यहां पर 0 आएगा तो फाई मैक्सिमम लेंगे, थीटा यहां पे 90 आएगा तो फाई मिनिमम लेंगे। ओके, तो सेकेंड मोस्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है उसको देखिए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डायमेंशन, उसकी बात करते हैं। देखिए फाई बराबर ई ए, क्लियर। यहां से वोल्ट अपॉन मीटर इसकी यूनिट है, और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, मीटर से मीटर कटा, तो व्हाट इज द फाइनल यूनिट, वोल्ट मीटर। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। या फिर इसका जो सेकंड यूनिट है वो है न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यहां पे 2 यूनिट्स हैं, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देयर आर 2 SI यूनिट्स, वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब इस न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर से डायमेंशन को निकालेंगे, निकालिए।
देखिए डायमेंशन की बात करते हैं तो m1 l1 t-2 l2 अपॉन a1 t1। तो व्हाट इज द फाइनल डायमेंशन m1 l3 t-3 a-1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में जो डायमेंशन वैल्यू आई है वो वैल्यू m1 l3 t-3 a-1 आई है। ओके, एंट्रिंग फ्लक्स नेगेटिव लेंगे, एग्जिट फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पे ही आपको गाउस लॉ एंड गाउस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन थ्योरी रहेगी। और यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पार्ट में बात करें तो नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें आपके पास जो एक फॉर्मूला आया है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, उसमें बेस्ड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको ए साइड 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 मीटर का एक स्क्वायर प्लेन दिया गया है, जिसे डायग्रामली एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट पैरेलल लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो आई के डायरेक्शन है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जो साइड दी गई है वो स्क्वायर प्लेन की एक साइड है 10 सेंटीमीटर जिसे गिवन है, तो 10⁻⁻1 मीटर हुआ। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि सर अगर स्क्वायर यहाँ पर है तो ई वेक्टर और ए वेक्टर में पैरेलल कंडीशन है। तो आपका जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में यही दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना है और कंडीशन आपके पास ये दी गई है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। अब बेटा यहाँ पे थीटा को कंसीडर करना है कि थीटा कैसे कंसीडरेशन होगा। देखिए ई वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ई वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई ई ए cos 0। देखिए cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसका मतलब फाई ई आपके पास आएगा और फाई की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो रहेगी ई ए। ठीक है, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3 ओके इंटू साथ में दिया गया है 10⁻⁻2। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करना है तो फाई की जो वैल्यू आपके पास आई है 3 इंटू 10⁻1 न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ये लो, कुछ क्वेश्चंस को आप डॉट प्रोडक्ट के सॉल्व पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये ई वेक्टर है, इसको आई कैप फॉर्मेट में दिया गया है और आपके पास जो एरिया वेक्टर है उसे भी आप आई कैप में ले सकते हैं। तो आई डॉट आई आपका 1 बनेगा। इसका मतलब 3 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई विद 10⁻2। द आउटपुट इज 3 इंटू 10⁻1 मतलब 30। तो राइट आंसर, फर्स्ट पार्ट का जो राइट आंसर इस क्वेश्चन में वो है 30 न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का ये है कि जो 0 आपके पास पैरेलल कंडीशन में जो रखा गया है उसे 60 डिग्री पे लेंगे। मीन्स इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 60 डिग्री दी गई है। तो 60 डिग्री के बेस पे यहाँ पे cos 60 कर देंगे और cos 60 की वैल्यू आपको टेबल से लेनी है। तो जैसे sin 30 1/2 होता है तो cos 60 क्या होता है 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास कंसिडरेशन में आ जाएगी इंटू 1/2 मीन्स EA/2। इस पूरे फॉर्मूले में 1/2 लागू कर दीजिए, न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, देन आउटपुट इज 15 न्यूटन अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर।
ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्लक्स का आउटपुट है, जो आपको दो पार्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो भी डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है उसको लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5 I कैप। क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उसकी वैल्यू है 5 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप, और प्रोडक्ट में है 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन है 4 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। एज वेल एज जो एरिया वेक्टर है वो आपके पास गिवन है 2 I कैप माइनस ऑफ J कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। 2 I कैप माइनस J कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फाई बराबर E डॉट ds। E की वैल्यू जो आपके पास है वो है 5 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप इंटू 10 की पावर माइनस 5 डॉट 2 I कैप माइनस J कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2, दैट इज वॉट मीटर। अब जहां भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है उस पावर वैल्यूज को जस्ट लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूएशन बचेगी वो बचेगी 5 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 4 K कैप डॉट 2 I कैप माइनस J कैप इंटू 10 की पावर माइनस 5 एंड 10 की पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 5 में, तो ये प्लस 5 है, प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आपके पास जो वैल्यू हो गई 10 की पावर 3। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको कोफिशिएंट ढूंढना है। कोफिशिएंट कैसे? 5 I कैप 2, तो ये 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 इंटू 2, 5 I कैप इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। 4 मल्टीप्लाई विथ, यहां प्लस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, क्लियर, और के कैप का यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 0 इंटू 10 की पावर 3। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये आपके पास जो आउटपुट आया है वो वोल्ट मीटर में 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 और 4 इंटू माइनस 1, इसका मतलब माइनस 4, तो 10 माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व होता है। ओके, नेक्स्ट जो सिनेरियो आपको डिजाइन किया जा रहा है कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर जो होता है वो नेगेटिव दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटर होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे प्लस से बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वहां पे लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आने वाला है उसे आप क्या लेंगे बेटा, एंटरिंग का नेगेटिव लेते हैं। तो ठीक है, उसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए आपके पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट था कि एंटरिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे नेगेटिव डिनोट करना है, और आउटर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे पॉजिटिव। तो आपको यहां पर एक डायग्राम बनाकर बताया जा रहा है कि कैसे आप इस सिनेरियो को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर एंटर की है ऐसे, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर जाएगी। ठीक, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हुई है प्लस एग्जिट हुई है, उसके रेफरेंस को अपन देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे काउंट होगा उसे आप नेगेटिव लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे काउंट होगा उसे आप पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के केस में बात कर रहे हैं अपन, किस सरफेस के केस में बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के केस में। इसका मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट होगा उसकी वैल्यू होगी एंटरिंग मतलब नेगेटिव 5 प्लस पॉजिटिव 5। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एंटरिंग
मैग्नीट्यूड और एग्जिट मैग्नीट्यूड सेम हो तो एंटरिंग का नेगेटिव मतलब -5 और एग्जिट का पॉजिटिव मतलब +5, तो -5 और +5 का जो आउटपुट आएगा वो आपके पास क्या आने वाला है 0। ये लो, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे कि एग्जिट फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, एंट्री फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, और गाउस लॉ के साथ उसको एडिशन भी किया जाएगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है वो है बेटा इंटीग्रेशन E.ds। ठीक है, एक क्लोज सरफेस से अगर फाई निकालना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू के साथ सरफेस का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेके उसका इंटीग्रेशन फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं जिसकी वैल्यू है जिसका नेम है गाउस लॉ। मतलब गाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका 70% इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो लास्ट पार्ट है अपना 30%, उसको ले। देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक गाउस लॉ। ठीक है, अब गाउस नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन में एक थ्योरी प्रोवाइड करी। उस थ्योरी में उसने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक किया। तो यहां पर इसके कहने के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू एनक्लोज्ड सरफेस का 1/ε टाइम है। मतलब गाउस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल एनक्लोज्ड सरफेस चार्ज। मतलब एनक्लोज्ड जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड सरफेस चार्ज मतलब एनक्लोज्ड बॉडी द्वारा पैक किया गया। जैसे मान लो मैंने इस चार्ज के इस मुट्ठी के अंदर 2 चार्ज रखे, तो यहां पर केवल एंटर जो किए गए 2 चार्ज हैं उसी को काउंट करेंगे। एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इन दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ओनली क्लोज सरफेस। यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है वो वैल्यू है बेटा एनक्लोज्ड। क्या है? एनक्लोज्ड मतलब पैक। जैसा मान लो यहां पर एक फॉर्मेट लिया, ये बंद सरफेस है चारों तरफ से, और यहां पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3 और 4th नंबर का चार्ज है Q4 जो बाहर है। अब इस सरफेस के अंदर बात करें तो इस सरफेस के अंदर पहला चार्ज कौन सा है? Q1, दूसरा चार्ज कौन सा है? Q2 जो एंटर है, मतलब जो इनसाइडेड है। तो मुझे जो समेशन ऑफ Q की वैल्यू लेनी है यहां पर वो सिंपल Q1 प्लस Q2 लेनी है ओनली। कौन सी लेनी है बेटा? टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज विद इन सरफेस। अब एनक्लोज्ड सरफेस कौन सी होती है? उसे अपन गाउसियन सरफेस का नाम देंगे। तो व्हाट इज द गाउसियन सरफेस? गाउसियन सरफेस यहां पर एक इमेजिनरी सरफेस होती है। जैसे मान लो ये आपके पास एक पूरा क्यूब है, सपोज ये यहां पे एक क्यूब दिया गया है और इस क्यूब को अभी आपने चारों तरफ से देखा तो ये पैक्ड है। क्लियर? इसके अंदर सेंटर पे या फिर इसके अंदर किसी भी लोकेशन पे मैंने कोई चार्ज प्रेजेंट किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई यहां पे बोल दे कि सर टोटल वैल्यू ऑफ एनक्लोज्ड इज Q, द वैल्यूएशन इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस बॉक्स के अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन वो जब तक चार्ज इसके अंदर रहेगा तो आपको चार्ज की वैल्यू Q लेनी है। सेंटर पे प्रेजेंट हो, सेंटर के आसपास प्रेजेंट हो, चार्ज इसके अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो, तो चार्ज की लोकेशन पे एनक्लोज चार्ज वैल्यू या फ्लक्स यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल चार्ज अंदर रहना चाहिए, पैक्ड रहना चाहिए, इतना समझिए। तो यहां पर फाई की वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
1/ε0 यहाँ पे जो लिया गया है वो गाउस लॉ के बेस पे लिया गया है। अब इस थ्योरी को लिंक करते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरी में आपको एक फॉर्मूला बताया कि फाई की वैल्यू में एक फॉर्मूला लिखा कि फाई की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है फॉर क्रॉस सरफेस। तो यहां पर जो अभी आपका एक फॉर्मूला आया है इस समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप मिक्स कर सकते हैं, मतलब इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहां से जो नया फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ रहा है? ये वास्तव में इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आपको अभी गाउस लॉ के बेस पे इस रिलेशन को प्रूव करवाया जाएगा। मीन्स उसे आप बोल सकते हैं प्रूव ऑफ गाउस लॉ, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर दो फॉर्मूले से डिजाइन किया गया है। पहला, आप किसी भी पर्टिकुलर एनक्लोज सरफेस जो गाउसियन सरफेस होती है उसके अंदर उपस्थित चार्ज से आप फाई निकाल सकते हैं। सेकंड केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है उसको सरफेस के बेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा गाउस लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ को कैसे प्रूव करना है देखिए, इसको प्रूव किया जाए। प्रूव ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। अब गाउस लॉ को आपको प्रूव करवाया जाएगा, तो आप एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, लीजिए यहां पर एक स्फीयर जनरेट किया और इस स्फीयर पर एक पार्ट लिया जिसे आप एरिया वेक्टर लेते हैं। यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट है स्मॉल q, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में होगा और यह ds वेक्टर होगा। आप इसे स्मॉल r दूरी पे लेते हैं। कहां पे लेते हैं? स्मॉल r दूरी पर। इसको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds से सोल्व आउट करनी है और जाना कहां तक है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तक। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो वी नो दैट फॉर्मूला है फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट G ds cos थीटा। क्लियर? अब इस केस में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहां पर है, ds डायरेक्शन यहां पर है और दोनों के बीच में जो कंडीशन है वो कंडीशन आ रही बेटा E पैरेलल टू द ds वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के जस्ट पैरेलल आ रहा है आपका एरिया वेक्टर। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 डिग्री आएगी द वैल्यूएशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू E डॉट ds, E ds। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E की वैल्यू क्या लेनी है आपको, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्लोज सरफेस से अपन डिटरमाइन करेंगे, तो प्लेस्ड E की जो वैल्यू आपको लेनी है वो KQ अपॉन r² लेनी है डॉट ds, टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है। तो KQ अपॉन r² को आप बाहर निकाल दीजिए। KQ अपॉन r² इंटीग्रेशन ऑफ ds ये लीजिए। अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर्मेट? द इंटीग्रेशन ऑफ ds इन दिस कंडीशन, भाई KQ अपॉन r² तो आपका बाहर आ चुका है। क्लियर? KQ अपॉन r² जब आपका बाहर आया है तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो है केवल इंटीग्रेशन ऑफ ds ऑफ द कंप्लीट
क्लोज्ड एरिया। तो क्लोज्ड एरिया स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। तो ds को आपको रिप्लेस करना है यहां से 4πr² से। तो फाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी KQ/r² इंटू 4πr²। ठीक है, r² से r² को कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास जो वैल्यू बची है वो बची है 4πKQ। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन सकता है, लेकिन K को रिप्लेस कीजिए 4π1/4πε0 मल्टीप्लाई विथ 4π से 4π कैंसिल आउट। व्हाट इज द फाई Q/ε0। ये आपका यहाँ पे टोटल प्रूव किया जा रहा है। तो स्टार्ट विथ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds एंड फाइनलाइज आंसर इज फाई इज इक्वल टू Q/ε0 on the based on the complete closed sphere which have enclosed to the amount of charge small q in it. ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो प्रूव किया है उसको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट करेंगे, और आपको ये नोटबुक के अंदर भी नोट करना है बेटा। देखो, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q/ε0 दैट इज Q/ε0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और आपके पास जो इक्वेशन थर्ड आने वाली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दैट इज डिटरमाइन E डॉट ds क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q/ε0। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, ये तो केवल आपके पास केवल गाउस लॉ एंड गाउस लॉ का प्रूफ दिया गया है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, उस क्वेश्चन से गाउस लॉ कैसे लिंक होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर एक क्यूब प्रोवाइड किया गया है, उस क्यूब के सेंटर पर स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको क्यूब ड्रॉ करना है। ये आपने क्यूब ड्रॉ किया। द स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट इन इट। क्लियर? वन बाय वन आपको क्वेश्चन डिस्कस करने। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, a cube enclosed the amount of charge small q। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट फ्रॉम क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी बेटा फाई c बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन और टोटल चार्ज इज Q/ε0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये क्यूब आपके पास है और इसके अंदर एक स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट है, तो इस पूरे क्यूब से टोटल बाहर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर Q/ε0, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस फेस। तो दिस क्यूब रिलेटेड टू द 6 फेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर अगर ये क्यूब है तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेस वो 6 है। इसका मतलब 5 फेस कितना हो जाएगा बेटा? 5 फेस इज इक्वल टू 5 क्यूब डिवाइड बाय 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब 6ε0 फेस के केस में। क्लियर? एक क्यूब जो स्मॉल q चार्ज को अपने अंदर समाहित रखता है, तो स्मॉल क्यूब टोटल इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0, उसके
इस फेस से निकलने वाला, केवल एक फेस से निकलने वाला, जैसे मान लो ये फ्लक्स है, ये फेस, इस फेस से निकलने वाले फ्लक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो आ रहा है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब सेकंड आगे देखिए, 5 वर्टेक्स VERTICS, वर्टेक्स से निकलने वाला 5 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक क्यूब में 8 वर्टेक्स अवेलेबल है, 4 वर्टेक्स एट द बॉटम एंड 4 वर्टेक्स एट द अप टॉप साइड। तो ये हो जाएगा 5 क्यूब डिवाइड बाय 8। द आंसर इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो लास्ट पार्ट है वो है बेटा एड्ज। तो पर्टिकुलर इस क्यूब की बात करें, देयर आर 6 फेस, 8 वर्टेक्स और 12 एड्ज। 12 एड्ज कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, 5 एड्ज इज इक्वल टू 5 क्यूब डिवाइड बाय 12। इसका मतलब Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। द आंसर इज, तो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है। Q की वैल्यू इनसाइडेड है, क्यूब से निकलेगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फेस से निकलेगा तो उसमें 6 से डिवाइड करना है, वर्टेक्स से निकलेगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 से निकलेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। दैट इज कंप्लीट सिनेरियो अवेलेबल ऑन द बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बेटा समझ में आ गया? बच्चा गैंग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इसको समझना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये बोला गया है कि एक क्यूब ड्रॉ कीजिए। ये क्यूब ड्रॉ किया आपने, ठीक। The small q coulomb charge present on the face center. यहां पर आपको स्मॉल q चार्ज दिया गया है। ओके, अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थ्रो आउट फ्रॉम क्यूब डिटरमाइन कीजिए। तो आपको थ्रो आउट क्यूब डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए अपन एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्यूब लिया गया है, इस क्यूब के इस फेस पर चार्ज प्रेजेंट है यहां पर। तो इसको ढकने के लिए, कंप्लीटली क्लोज करने के लिए अपने को ऐसे ही किसी दूसरे बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ये 2 बॉक्स आपके पास हो गए। इसका मतलब देयर आर कंप्लीट 2 क्यूब, 2 क्यूब यहां पे प्रेजेंट है और इसके एक फेस पे प्रेजेंट था, तो ये गाउसियन सरफेस यहां ड्रॉ हो गई। तो सबसे पहले व्हाट इज द फाई गाउसियन, ये कैलकुलेट करेंगे। ये लो, इसको कवर करने के लिए आपको एज इट इज इसके पैरेलल साइड में एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गाउसियन सरफेस। ठीक, तो फाई गाउसियन सरफेस, पहले तो आपको गाउसियन सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये इस क्यूब और इस क्यूब को मिलाएंगे तो अपने पास कंप्लीट गाउसियन सरफेस बन चुकी है। तो स्मॉल क्यू चार्ज यहां पर अंदर है, एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड केस में आपसे पूछा है कि जो आपने गाउसियन सरफेस ड्रॉ करी है दैट इज कंटेन 2 क्यूब, एक गिवन और एक जो ड्रॉ किया है साइड में। तो 1 क्यूब का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहां पे 2 क्यूब प्रेजेंट है।
तो फाइव क्यूब क्या हो जाएगा, फाइव गाउशियन में 2 का डिवीजन लगाएंगे, इसलिए क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एक क्यूब से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट किया है वो है बेटा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब एक क्यूब की बात कर रहे हैं, केवल कंटेन बाय सिंगल क्यूब। गाउशियन सरफेस से तो आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। सेकंड केस है क्यूब से कितना आना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां पे 2 क्यूब है। अब जो लास्ट थर्ड केस है उसको लेते हैं। भाई एक क्यूब से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है बेटा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अभी बात करते हैं कि देयर आर ओपन फेस कितने हैं। कंप्लीटली पहले देखिए कि ओपन फेस कितने हैं। तो ओपन फेस की बात करते हैं तो कंप्लीट ओपन फेस 1 2 3, 1 टॉप, 2 साइड, 3 बॉटम, 4 बैक साइड और 5 फ्रंट साइड। देखिए पहला फेस टॉप का ओपन है, सेकंड इस साइड का ओपन है, थर्ड बॉटम का, फोर्थ बैक साइड और फ्रंट 5 जो है वो फ्रंट साइड ओपन है। तो यहां पर टोटल फेस, टोटल ओपन फेस वो कितने बेटा 5। ओपन फेस कितने हैं यहाँ पे 5। ओपन फेस इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो ये 6 नंबर का जो रिमेनिंग फेस है वहां पे उसके सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले फेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी उधर क्लोज्ड है। अपन इसको केवल काउंट करेंगे इस वाले फेस से। तो क्यूब का कितना है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 5 फेस होने के कारण 5 फेस क्या हो जाएगा 5 क्यूब डिवाइड बाय 5। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 5, द वैल्यू इज Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला पार्ट आपको समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल में आपको दोबारा लेके चलता हूं क्वेश्चन पे कि आपने एक क्यूब लिया, उस क्यूब के फेस पे बात करी। तो ये आपके पास क्यूब है, इस क्यूब के फेस पे बात करी। तो मैंने इसको ढकने के लिए एक और क्यूब लिया। तो पहले तो गाउशियन सरफेस ड्रॉ हुई। गाउशियन सरफेस जब यहाँ पे ड्रॉ हुई तो आपको जो आउटपुट लेना है वो आउटपुट लिया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब एक क्यूब से कितना निकलेगा, देयर आर 2 क्यूब, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस क्यूब के इस सेंटर पे जब आपको चार्ज प्रेजेंट किया जा रहा है तो ओपन फेस कितने हुए 1 2 1 2 3 4 5। ठीक। इसका मतलब 5 से डिवाइड कीजिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास बनता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 एंटर, जैसे वैल्यू दे दी आपके पास 2000 वोल्ट मीटर, 5 आउटर इज इक्वल टू 8000 वोल्ट मीटर। ठीक। तो व्हाट इज द नेट 5? नेट 5 आपके पास हो गया 6000 वोल्ट मीटर। कैसे हुआ, जो 5 एंटर है उसे आप नेगेटिव काउंट करेंगे और जो 5 आउटर है उसे आप पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो 8000 माइनस 2000। इस वैल्यू को आप गाउस के पास लेके चलिए, 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू बराबर 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट आपसे पूछा जाएगा। क्यू की वैल्यू 6000 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स 49 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर -12 10 की पावर -9 कूलम। ये आंसर आपके पास जो आ रहा है वो आंसर अप्रोक्स 49 में 53 के समथिंग आएगा। तो 53 नैनो कूलम के समथिंग आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास भेजा जाएगा जिसको आपको नोट डाउन करना है। समझने के लिए 5 एंट्रिंग नेगेटिव लेंगे, 5 आउटर पॉजिटिव लेंगे
और जो टोटल फाई है उसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पास ले जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, फाई अप इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गाउस लॉ, जो अपना लास्ट पार्ट रहेगा, उसको लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।